Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of Daily News Analysis. Today is 16th of December 2024 and I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. This is 16th of December 2024. So let's have start with the MCQs based on the previous day session. Which country developed the Dark Eagle anti-missile system? So this has been developed by United States of America, and it is just like to countering the S-400 or S-500 of Russia. What approval did the World Anti-Doping Agency WADA grant to the National Doping Agency, that is National Doping Testing Laboratory? So ये इनको परमिशन मिली है एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट। जो एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है अब उसको जो हमारी नेशनल एजेंसी है उसको हैंडल करेगी। बाकी एथलीट जो पासपोर्ट क्या है, उसका एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट क्या है, वो सब हमने कल डिस्कस कर लिया था। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट? सो क्या इसका पर्पस है? इसका पर्पस है मॉनिटरिंग एन एथलीट्स बायोलॉजिकल मार्कर ओवर टाइम। एक लंबे टाइम तक उसका जो जितना भी बायोलॉजिकल रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करके रखना, ये इसका पर्पस है। व्हाट मेथड ऑफ फिशिंग इन्वॉल्व्स ड्रैगिंग हैवी वेटेड नेट्स अक्रॉस द सी फ्लोर? कल हमने इसको भी डिस्कस किया था, इट मींस लास्ट डे सेशन में। तो ये हमारा बॉटम ट्रॉलिंग है जिसको लेकर के श्रीलंका के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कमेंट किया था कि इंडिया और श्रीलंका के बीच जो प्रॉब्लम्स हैं फिशिंग को लेकर के दे कैन बी सॉल्व अगर हम जो बॉटम ट्रॉलिंग वाले जो मेथड है उसको यूज करना बंद कर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ बॉटम ट्रॉलिंग? तो क्या इससे इंक्रीज्ड फिश पॉपुलेशन? नो, इससे कम हो जाती है। हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होता है? यस। और क्या एनहांस्ड कोरल ग्रोथ? नो। रिडक्शन रिड्यूस्ड पॉल्यूशन? नो। सो इसका आंसर है कि इससे जो हैबिटेट है सी फ्लोर पर वो जो है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। हाउ डज बॉटम ट्रॉलिंग इम्पैक्ट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन? इसको कैसे इम्पैक्ट करता है जो बॉटम ट्रॉलिंग है? तो इसकी वजह से इट डिस्टर्ब सेडिमेंट्स एंड रिलीजेस स्टोर्ड कार्बन। सो जो सी फ्लोर पर बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो सिक्वेस्ट्रेशन होता है उसमें जो उसका स्टोर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। सो दैट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। अब हम चलते हैं आज के करंट अफेयर की तरफ। टुडेज करंट अफेयर्स, साइमल्टेनियस पोल्स बिल नॉट इन लोकसभा लिस्ट फॉर टुडे। एक्चुअली होना यह था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन जो वन नेशन वन पोल की बात हो रही थी, वन नेशन वन इलेक्शन की, तो उस पर यह था कि जो बिल है आज मंडे को वो लोकसभा में प्रेजेंट होना था, लेकिन जब आज की इसकी लिस्ट देखी गई है तो उसमें कहीं उसका नाम नहीं है। ये मीटिंग उनकी होती हमें दिख रही है। क्या इसका कंटेक्स्ट है? तो यूनियन गवर्नमेंट हैज नॉट इंक्लूडेड द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ऑन होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके लिए मंडे को। तो अब इससे ये क्लियर पता चल रहा है कि इंडिकेटिंग दैट बिल कुड बी डिलेड, तो आने वाले टाइम में इसमें थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, बिकॉज जो नेक्स्ट अपकमिंग 129th अमेंडमेंट है जो कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए अमेंडमेंट होने वाला था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बिल नॉर्मली मंडे को लिस्ट किया गया था लेकिन अभी उस लिस्ट से वो हट गया है। सो दैट इज इंडिकेटिंग अ पॉसिबल डिले। क्या है इसके बेसिक पॉइंट्स? डिस्कशन इनविटेशन। एक तो राज्यसभा के जो चेयरपर्सन है दैट इज धनखड़ साहब, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है बुलाया है कि भाई आप आइए और डिस्कस कीजिए इस बिल पर या अदर मैटर पर जो ऑपोजिशन और जो अभी गवर्नमेंट है उसके बीच में जो इश्यू चल रहा है उसको लेकर के थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पॉसिबल डिले हम कर ही चुके हैं। लेजिस्लेटिव प्रोसेस, तो इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स, तो देखो सेंटर में इंट्रोड्यूस द बिल्स आफ्टर द राज्यसभा कंप्लीट डिस्कशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी क्या है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पर डिस्कशन चल रहे हैं, तो हो सकता है यूनियन गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है
कि राज्यसभा में भी कॉन्स्टिट्यूशन पर जो डिस्कशन है वो एंड हो जाए, तो उसके बाद हम इस बिल को प्रेजेंट करेंगे। अब उसके बाद अगर उनको प्रेजेंट करना है तो स्पीकर की परमिशन की रिक्वायरमेंट भी रहेगी। तो स्पीकर कौन है? ओम बिरला है। तो इसमें बेसिक क्या है कि जब भी कोई बिल लोकसभा में या राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाता है, सो उस हाउस के जो चेयरपर्सन होते हैं वहां से परमिशन लेनी होती है किसी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो वो परमिशन इनको लेनी होगी, तब बात स्टार्ट होगी। If we talk about the simultaneous election as a historical background, तो हम देखेंगे कि जब फर्स्ट इलेक्शंस कंप्लीट हुए थे 1951 टू 52 एंड 1957, 1962 और 1967 तक इंडिया में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट्स की, उनके इलेक्शंस और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, उसके इलेक्शंस दैट इज लोकसभा, वो एक साथ हुआ करते थे। बट हुआ क्या था कि 1967 में कुछ स्टेट्स की गवर्नमेंट को क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया, प्री मैच्योर उनका डिसोल्यूशन कर दिया गया था, बिकॉज सेंटर में उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी। और इन स्टेट्स में देयर वर सम स्टेट्स जहां पर उन स्टेट्स में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी और सेंट्रल में बैठी हुई कांग्रेस ने उन गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया डिफरेंट फ्राइवलस रीजंस बताते हुए। तो वो जो साइकिल थी वो डिस्टर्ब हो गई। एक टाइम ऐसा चला करता था कि सेंट्रल में भी कांग्रेस हुआ करती थी और स्टेट गवर्नमेंट्स भी कांग्रेस की हुआ करती थी। तो जब स्टेट गवर्नमेंट्स में जैसे केरला वगैरह वहां पे अदर पार्टीज की गवर्नमेंट बनना स्टार्ट हुआ, तो कांग्रेस को ये बातें अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने डिफरेंट ग्राउंड्स ढूंढ करके और अदर स्टेट्स में जो अदर पार्टीज की गवर्नमेंट्स थी उनको डिसमिस करना स्टार्ट कर दिया था। वहां पे पार्लियामेंट्री रूल जो प्रेसिडेंट रूल है वो लगाना स्टार्ट किया था। तो उससे जो साइकिल थी, जो कंटिन्यू साथ में इलेक्शन होते थे, वो डिस्टर्ब हो गई। सो ऐसा नहीं है कि भाई पहली बार हम ट्राई कर रहे हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए, ये पहले भी हुआ करते थे। लॉ कमीशन ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा है, कौन सी रिपोर्ट में? 170 रिपोर्ट में, कि भाई असेंबलीज के जो इलेक्शंस हैं वो लोकसभा के साथ होने चाहिए। हाँ, एज एक्सेप्शन आप उसको एक्सेप्शन के फॉर्म में अदर जो है मींस अदर टाइम पे इलेक्शन करवा सकते हो, बट रेगुलरली ये इलेक्शंस लोकसभा और स्टेट की असेंबलीज है वो एक साथ होने चाहिए। करंट लीगल एजेंडा की अगर बात करें तो राज्यसभा का एजेंडा की अगर हम बात करें तो अभी ये चल रहा है कि सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को लेकर के चीजें चल रही हैं। ये क्या होता है सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स? जब गवर्नमेंट अपना बिल जो है मनी बिल लेकर के आती है, दैट इज हम बात कर रहे हैं एग्जैक्टली रिगार्डिंग द बजट। तो फाइनेंशियल बिल होता है, उसी को हम जो है बजट भी बोलते हैं। जो गवर्नमेंट एक बजट लेकर के आती है, तो कई बार बजट में जो पैसा गवर्नमेंट मांगती है अकाउंट से, वो कम पड़ जाता है किसी भी स्कीम के लिए या डिफरेंट पर्पजेस के लिए। तो गवर्नमेंट फिर लेटर स्टेज पर सप्लीमेंट्री डिमांड्स लेकर के आती है, और कोई स्कीम हो सकता है इंट्रोड्यूस की हो या पहली किसी स्कीम के लिए जो ग्रांट है वो कम पड़ गया हो, तो उसके लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है मांगती है। तो अभी उसी पर चीजें चल रही हैं। अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है? उस ग्रांट से पैसा निकालने के लिए हम उसको अप्रोप्रिएशन बिल बोलते हैं, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर लेकर के आते हैं। अभी एक बिल जो है डिस्कशन में चल रहा है, गोवा का बिल, कि उसमें भी जो SC ST के जो लोग हैं उनको भी जो है कैसे रिजर्वेशन वगैरह उससे रिलेटेड कुछ काम अभी होना बाकी है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो खड़गे को इनवाइट किया है जगदीप धनखड़ साहब ने कि भाई आइए, बिकॉज ऑपोजिशन ने ब्लेम किया था जगदीप धनखड़, दैट इज द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, कि भाई ये जो है पार्टीशनशिप कर रहे हैं और जो है बाइसनेस शो कर रहे हैं जो है अगेंस्ट दी ऑपोजिशन पार्टीज। सो उन्होंने कहा है कि भाई देखो ये, और वो एक इम्पीचमेंट का मैं कहूँ उसको एक रिमूवल की प्रोसेस का नोटिस भी दिया गया है राज्यसभा के चेयरपर्सन को फ्रॉम दी अपोजिशन पार्टीज। तो एक्चुअली अभी राज्यसभा में ऑपोजिशन के पास में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, दे डोंट हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ एमपीज टू रिमूव दी वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज पोस्ट, बट एटलीस्ट नोटिस दे करके एक माहौल बनाने की कोशिश तो उन्होंने की है। तो अभी इस पे बातचीत की उन्होंने, कहा है जगदीप धनखड़ साहब ने कि आओ बैठ करके बात करते हैं, फालतू की चीजें छोड़िए। नो कॉन्फिडेंस मोशन, यही नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हो रही थी। इधर जो बीजेडी है, बीजू जनता दल, उन्होंने मना कर दिया भाई हम इसमें जगदीप धनखड़ साहब के अगेंस्ट में हम वोटिंग वगैरह नहीं करेंगे, बिकॉज जो कांग्रेस पार्टी अपोजिशन पार्टीज ने जो नोटिस दिया है उसमें हमसे डिस्कशन नहीं किया था। तो अभी लेटेस्ट में ये चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास में एक न्यूज है और वो है संजेन एरिया की। रोमानिया और बुल्गारिया ये नई कंट्री हैं जो चाहते हैं अपने आप को यूरोप के सेंजन
फ्री ट्रैवल एरिया में अपने आप को ऐड करने के लिए, वो भी नेक्स्ट मंथ। इट मीन्स जो है जनवरी 2025 से नेक्स्ट ईयर इनका इसमें एडिशन हो सकता है। व्हाट इज शेंजन एरिया अभी हम जानेंगे। ये शेंजन एरिया है और यूरोप के मल्टीपल जो कंट्रीज हैं उनमें आपस में क्या है, कोऑर्डिनेशन है कि वहां पर शेंजन एरिया के अंदर लोग एक दूसरे कंट्री में फ्रीली मूव कर सकते हैं। फ्रीली मूव कर सकते हैं, कोई वीजा का चेकअप नहीं, कुछ नहीं, बड़ी इजीली उनके बीच में ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, कल्चर होता है। लोग मींस ऐसा करते हैं, हो सकता है नॉर्वे का कोई पर्सन अभी यहाँ पर उसने सुबह का ब्रेकफास्ट किया, फिर वो स्वीडन चला जाए लंच करने के लिए और अपनी जॉब करता हो सकता है वो फिनलैंड में, तो वो फिनलैंड में जाकर जॉब करे और शाम को वापस जो है लिथुआनिया में जाकर के अपना रेस्ट करे, अपनी ससुराल में जाकर के। तो क्या है एक्चुअली में, ये फ्री मूवमेंट के लिए शेंजन एरिया है जहां पर ये कंट्रीज आपस में इतने अच्छे से कनेक्टेड हैं कि वो इजीली एक दूसरे कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। क्या है, ऑल्दो शेंजन एग्रीमेंट्स गारंटी फ्री ट्रैवल, सेवरल जो मेंबर कंट्रीज थे जैसे कि जर्मनी, नीदरलैंड, इन्होंने रिसेंट टाइम में क्या किया है, ऐसे कुछ कंट्रीज ने कि अपने यहाँ पर लोगों के आने पर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। क्या रीजन क्या है कि अभी बहुत टाइम से जो इलीगल इमिग्रेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। जब वेस्टर्न एशिया में, जिसको मिडिल ईस्ट बोलते हैं, उसमें जब भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वॉर होता है, तो वहां से बहुत सारी पॉपुलेशन यूरोप की तरफ भागना चाहती है ना। तो उसकी वजह से इन यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारा इलीगल इमिग्रेशन हुआ है। उस सबको रोकने के लिए कुछ कंट्रीज ने इस शेंजन एरिया का जो वीजा मिलता है उसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट किया। तो अभी जबकि दो कंट्री ऐसे हैं जो इन्होंने अभी रिसेंटली इसमें ऐड होना चाह रहे हैं, रोमानिया और बुल्गारिया है। तो ये तो था हमारा कि ये शेंजन एरिया है क्या। 1995 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था जिससे कि कंट्रीज आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर सकें। 25 स्टेट्स ऐसे हैं जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं और 4 ऐसे हैं जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी वो शेंजन एरिया में अपने आप को इंक्लूड किए हुए हैं। आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। मींस इस शेंजन एरिया में अगर आपने सपोज करो कि स्विट्जरलैंड का वीजा ले लिया, तो आप इस शेंजन एरिया में एक ही वीजा से इन सारे कंट्रीज को घूम सकते हो, आपको अलग से कोई वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अच्छा, क्या इसके फीचर्स क्या क्या हैं, एक बार हम हाइलाइट्स देख लेते हैं। शेंजन एरिया के फ्री मूवमेंट होता है, सिटीजन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन ट्रैवल टू एनी कंट्री ऑफ शेंजन एरिया विदाउट एनी लीगल डॉक्यूमेंटेशन। कॉमन वीजा पॉलिसी होती है, एक का वीजा मिल गया, आप सारे कंट्रीज को घूमिए। एक्सटर्नल बॉर्डर्स, जो एक्सटर्नल बॉर्डर्स होते हैं अदर कंट्रीज की, वहां पर बहुत ज्यादा पीस है, उन कंट्रीज की गवर्नमेंट्स में, उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस में बहुत ज्यादा कोऑपरेशन है, तो उनको प्रॉब्लम ही नहीं आती। सिग्निफिकेंस क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे। भाई आप सपोज करो कि आप बड़ी इजीली विदाउट किसी वीजा के, किसी डॉक्यूमेंटेशन को वेट करने के, अगर आप मल्टीपल कंट्रीज में घूम सकते हैं तो आप मल्टीपल कंट्रीज में अपना बिजनेस कर सकते हैं। कल्चरल एक्सचेंज, बहुत सारा कल्चरल डाइवर्सिटी वहां पर डेवलप होती है, एक्सचेंज होता है। भाई आप इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी देखें हम, तो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। वहीं हम बांग्लादेश के साथ में देखें, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। अगर हमारे इसी साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज का आपस में वीजा का प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो कितना सारा ट्रेड डेवलप हो सकता है लोग फिर शादी भी अदर कंट्रीज से करेंगे। अभी क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान कहीं से शादी करना चाहेंगे तो बहुत सारी लीगल प्रोसेस हमको देखनी पड़ेगी, है ना। बारात लेके जाओगे 200 आदमी की, तो आपको बहुत सारे लीगल प्रोसेसिंग करानी होंगी। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में, ये जो शेंजन एरिया के कंट्रीज हैं, देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट। वहाँ लोग, आज आप जो है किसी एक कंट्री में लंच करो, दूसरे में डिनर करो, तीसरे में आप जो है जॉब करो, चौथे कंट्री में आप अपनी शादी करो, पांचवें में अपने बच्चों को रखो, नो प्रॉब्लम। कल्चरल एक्सचेंज होता है, सिक्योरिटी भी रहती है। जब कंट्रीज के बीच में आपस में बहुत सारा ट्रस्ट होता है तो सिक्योरिटी भी रहती है। नेक्स्ट न्यूज पर हम चलते हैं। बीजिंग्स वॉर अगेंस्ट एयर पॉल्यूशन, अगर बीजिंग कर सकती है, बीजिंग कैन डू, व्हाई नॉट दिल्ली। यहाँ पर एक कंपैरिजन है, द हिंदू का एक आर्टिकल आया था कि एक टाइम ऐसा हुआ करता था, मींस अब हम इस आर्टिकल के अंदर चल रहे हैं, एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि बीजिंग की जो एयर क्वालिटी है 144 हुआ करती थी 2015 में। तो आज जो 2024 में इंडिया, दिल्ली की एयर क्वालिटी 155 है। तो अगर उन्होंने अपने यहाँ के इस पॉल्यूशन को बीट कर दिया,
उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो इंडिया क्यों उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता? हम भी तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, बैकग्राउंड क्या है? देखो, दोनों ही कंट्रीज की जो कैपिटल है, यहाँ बीजिंग की बात करो या दिल्ली की बात करो, दोनों ही इमर्जिंग इकोनॉमी की कैपिटल है, दोनों ही बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है। तो इस बेसिस पर अगर हम देखें तो जब बीजिंग कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। क्या सिमिलरिटी में दोनों में? अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। दिल्ली में बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हुआ है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत हुई है। वैसे ही बीजिंग में भी ऐसा ही हुआ था, डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। बीजिंग भी एक टाइम तक फॉसिल फ्यूल पर ही डिपेंड था। किस चीज में? जब फॉसिल फ्यूल की अगर हम बात करें तो वहां चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, ठीक है, ये सब एयर पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते थे, इसको प्रमोट करते थे। लेकिन बीजिंग ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी। आज दिल्ली में भी यही है कि एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन में हम देखें तो डीजल की बसेस चल रही हैं, सीएनजी की बसेस चल रही हैं, पेट्रोल की बसेस चल रही हैं। इवन ऐसे बहुत सारे व्हीकल्स चल रहे हैं जिनसे आप क्लियर देख सकते हैं कि कितना सारा स्मोक निकल रहा होता है, लेकिन उसने सॉल्व कर लिया। रीजनल पॉल्यूशन इम्पैक्ट। बीजिंग पर भी रीजनल एरियाज के इम्पैक्ट हुआ करते थे। जैसे अभी हम बोलते हैं कि भाई पंजाब से जो पराली जला रहे हैं किसान, वहां से हमारे पास में ये पॉल्यूशन आ रहा है, या यूपी से आ रहा है, या हरियाणा से आ रहा है, या राजस्थान से आ रहा है। तो बीजिंग के पास भी सेम प्रॉब्लम थी, उन्होंने तो उसको सॉल्व कर लिया। तो व्हाई दिल्ली कैन नॉट? तो हम क्यों नहीं कर सकते? बीजिंग की सक्सेसफुल स्ट्रेटेजीज क्या रही, ये तो हमको जानना ही होगा कि यार उन्होंने कैसे किया, सो वी कैन कॉपी सम टैक्टिक्स और उनसे हमको सीख सकें। तो उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग किया और उसका इम्प्लीमेंटेशन किया। इंडिया में क्या है, अगर हम बात करें तो दिल्ली की बात करें तो जैसे ही विंटर सीजन आता है तो गवर्नमेंट एक्टिव हो जाती है उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, जबकि बीजिंग ने लॉन्ग टर्म प्लान किया था। मींस उसने क्या किया था, वन और 2009 से 12, फिर आफ्टर 13 से 17, इसने 3 प्लान बनाए थे, 3 5 5 10 10 इयर्स के प्लान बना करके उसने काम किया। फिर जाकर के उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ग्रेजुअल प्लान विद पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक को पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर गवर्नमेंट क्या चाहती है? अपनी पॉलिसी को इम्पोज करना चाहती है, जबकि वहां पर उन्होंने पब्लिक को, लोकल गवर्नमेंट को साथ लेके काम किया। टारगेटेड पॉल्यूशन सोर्सेज। देखो यहाँ क्या है, अभी हमको ये लगता है कि कुछ एक जनरल से रूल्स लेकर के आ जाओ और उन जनरल रूल्स की वजह से हम एयर क्वालिटी को अपनी को इम्प्रूव कर देंगे, जबकि अदर कंट्रीज में, स्पेशली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बीजिंग, तो बीजिंग ने क्या किया था, उसने सबसे पहले R&D किया कि यार हमारे पास में मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है क्या। तो उन्होंने जब स्टडी की तो उनके लिए टारगेटेड पॉलिसी लेकर के आए। वो मीन्स अगर उस शहर में, उस सिटी में लोग बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल का यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए उनको प्रॉपर अल्टरनेटिव जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो उनको प्रोवाइड कराए, है ना, सिलेंडर प्रोवाइड कराए या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई। प्लस अगर वहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन था, लोग प्राइवेट व्हीकल्स का यूज करते थे, डीजल का या ऐसी चीजों का, तो वहां की गवर्नमेंट ने उनको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे मेट्रो हो गया, बसेस हो गई, उसको इतना अच्छा कर दिया कि लोग अगर अपनी प्राइवेट व्हीकल से मार्केट जाएं, अपनी किसी काम से जाएं, तो लेट पहुंचते थे, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वो जल्दी पहुंचते थे, इजी पहुंचते थे, ज्यादा सिक्योरली फील करते थे। तो लोगों ने क्या किया, उस प्राइवेट व्हीकल्स को छोड़ करके लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मूव कर गए, ये चाहिए था। तो ऐसे उसने काम किया बीजिंग ने, और उसकी वजह से वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करवाए। एनर्जी स्ट्रक्चर्स इम्प्लीमेंटेशन, अल्ट्रा लो इमिशन रिनोवेशन, ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर के आए, इनोवेशन लेकर के आए, कम से कम एमिशन हो कार्बन डाइऑक्साइड या गैसेस का। सो क्लीन एनर्जी अल्टरनेटिव्स इन पावर प्लांट्स, ये सब किया उन्होंने। रिनोवेटेड कोल फायर्ड बॉयलर्स, उनको सबको रिनोवेट किया, रिप्लेस किया। एलिमिनेटेड रेजिडेंशियल कोल कंजम्पशन, जो लोग अपने घरों में कोल जलाते थे, है ना, उस सबको एलिमिनेट कर दिया। हीटिंग प्रोवाइड करा दिए, जो है इजीली उनको सस्ती बिजली प्रोवाइड करा दी कि भाई मार्केट से आप कोयला मत लेकर के आओ, आप ये सस्ती बिजली लो और अपने घरों में हीटर से आप यूज करो, क्योंकि बीजिंग में बहुत ठंड पड़ती है। क्या हम दिल्ली में ऐसा कर पाए? नहीं कर पाए। आज भी आप बहुत सारे शादी में, होटल्स में आप देखोगे कि कोल जलता है, किसके लिए? जो तंदूर होते हैं या और भी मल्टीपल चीजें होती हैं उनके लिए। तो अभी ये तो बंद हुआ नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन का स्ट्रक्चर जिस पर हमने अभी बात की, क्या किया, पार्टिकुलेट मैटर के फिल्टर लगाए, टाइटन द एमिशन स्टैंडर्ड्स को टाइट किया कि ज्यादा एमिशन नहीं होना चाहिए किसी व्हीकल से। स्क्रैप्ड ओल्ड व्हीकल्स, अभी
दिल्ली में आप देखो, हो सकता है आपको 1990 का कोई व्हीकल, कोई टेम्पो, कोई ऑटो, कोई बाइक चलता हुआ दिख जाएगा। वो चले जाएंगे, पुलिस को कुछ पैसा दे देंगे, वो उनको छोड़ देती है। तो वो सब दिल्ली वहां पर नहीं था, उन्होंने सबको किया। एक्सपेंडेड सबवे एंड बस इंफ्रास्ट्रक्चर, सबवे को उन्होंने बहुत अच्छे से किया, जैसे कि हमारे यहाँ पर मेट्रो है, वो सब बहुत स्ट्रॉन्ग किया। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, आप देखो यहाँ पर एमसीडी के जो व्हीकल्स हैं, जो वेस्ट कलेक्शन करके ले जाते हैं, वो सड़कों पे दौड़ते हैं और उसमें से कचरा होता है, पॉली बैग्स होते हैं, वो उड़ते हुए गिरते चले जाते हैं, डस्ट उड़ रही होती है उसमें से। कंस्ट्रक्शन की जो साइट्स होती हैं, वहां पर देखो कितनी सारी डस्ट निकल रही होती है, उसको कोई कवर नहीं करते, जबकि वहां पर इन सारी चीजों को कंट्रोल किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास रीजनल कोऑपरेशन। उन्होंने क्या किया कि आसपास की जो अदर रीजनल जो स्टेट्स थे, उनके साथ में उन्होंने कोऑपरेशन किया, तो सारी गवर्नमेंट्स ने मिलकर के काम किया। दिल्ली इस क्या लेसन सीख सकती है, हमें क्या करना होगा? पॉलिटिकल विल एंड लीडरशिप। जो पार्टीज हैं वो एक दूसरे पार्टीज पर कीचड़ उछालने की बजाय क्या करें, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें और काम करें, और अपनी एक दृढ़ इच्छा शक्ति, एक सॉलिड विल शो करें कि हम इसको कर सकते हैं, तो हो पाएगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हमें चेंज करना होगा। दिल्ली का जो ट्रैफिक है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज जितने ऑयल बर्न करके आप दिल्ली से हो सकता है आगरा पहुंच जाओगे, लेकिन उतना ही ऑयल बर्न करके, उतना फ्यूल बर्न करके आप दिल्ली के एक कॉर्नर से 10 किलोमीटर दूर शायद ना पहुंच पाओ, बिकॉज आपकी गाड़ी बहुत स्लो मूव करेगी और बहुत सारा एमिशन होगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। क्या है हमारे पास में? व्हीकल की स्क्रैपिंग, पुराने व्हीकल है सबको हटाओ, बिल्कुल साफ करो। साइकिलिंग एंड वॉकिंग लेन्स, जब 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उस समय पर साइकिल के लिए, पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ, ये सब बनाए गए थे, लेकिन आज पूरी दिल्ली में आप कहीं चले जाओ, आपको 99% केसेस में कहीं पर भी जो फुटपाथ है, साइकिल के ट्रैक हैं, वो नजर नहीं आएंगे। हाँ, अगर आप दिल्ली में वॉकिंग कर रहे हो या साइकिलिंग कर रहे हो, तो आप ये मान करके चलिएगा कि आप 90% केसेस में आप सुरक्षित, सिक्योरली घर नहीं पहुंच पाएंगे, कोई ना कोई एक्सीडेंट करके आपको ठोक जाएगा। ये प्रॉब्लम है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। द हिंदू में बहुत पहले जो है एक आर्टिकल आया था, जिसमें दिल्ली में पैदल चलने वाले लोगों की और साइकिल से चलने वाले लोगों की सिक्योरिटी पर उन्होंने रिसर्च किया था। तो दिल्ली वन ऑफ द वर्स्ट सिक्योर प्लेस है फॉर साइकिलिंग एंड जो वॉकिंग करने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए। सो लोग अगर साइकिल करेंगे, साइकिलिंग से स्कूल जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, अपने किसी काम से जाएंगे, तो एमिशन तो होगा ही नहीं। तो अदर कंट्रीज में अगर हम देखें, बीजिंग में देखें, इतने अच्छे अच्छे साइकिल के ट्रैक बना दिए उन्होंने कि लोग अगर कार से जाएंगे तो 1 घंटे में पहुंचेंगे, साइकिल से जाएंगे तो 15 मिनट में पहुंचेंगे। ये सारी सिस्टम हमें दिल्ली में भी करना होगा। उस एनक्रोचमेंट को हमें क्लीन करना होगा, तो लोग साइकिल से भी निकलना स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये था। और अर्बन लेआउट, अर्बन का जो स्ट्रक्चर है उसको हमको चेंज करना होगा कि छोटी छोटी सी गलियां हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है, उस सबको करना होगा। एनर्जी सप्लाई ओवरऑल, उसको भी हमें चेंज करना होगा कि कोल बर्न करके एनर्जी आ रही है या जो है कहीं न्यूक्लियर से आ रही है, सोलर से आ रही है, वो सब चेंज करना होगा। रीजनल कोऑर्डिनेशन, अगर दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए आसपास के स्टेट से भी पॉल्यूशन आता है, तो दिल्ली की गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को, अदर स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलकर के काम करना होगा, चाहे वो यूपी हरियाणा हो या राजस्थान हो या पंजाब हो, सबके साथ मिलकर के काम करना होगा, तब हम दिल्ली के पॉल्यूशन को बीट कर पाएंगे। सो गाइस, दिस वाज फॉर टुडे एंड वी विल मीट अगेन विद अनदर टॉपिक एंड क्वेश्चंस ऑन द नेक्स्ट डे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, बाय बाय।